वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं यूनिट 3 का। हमारी यूनिट 3 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 4 है 12th फिजिक्स का और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बायो-सैवर्ट नियम की मदद से निकलेगा, जिसको आप पार्ट 1 में वीडियो को देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे ये डेरिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ये डेरिवेशन निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि धारावाही लूप और धारावाही कुंडली होती क्या है। देखिए, यदि एक कंडक्टिंग वायर है, चालक तार है, जिस पर किसी विद्युत रुद्ध पदार्थ की परत चढ़ी हो, इंसुलेशन हो, और उसको एक सर्किल के रूप में मोड़ दिया जाए, वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए और उसमें धारा प्रवाहित की जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? धारावाही लूप कहते हैं। एक तार हो और उसको हमने वृत्त की आकृति में मोड़ दिया इस तरह से और उसमें धारा आई प्रवाहित कर दी, तो इसको क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। और यदि ऐसे कई सर्किल बने हुए हैं, फेरों की संख्या एक से ज्यादा है, तो इसको क्या कहते हैं? करंट कैरिंग कॉइल, धारावाही कुंडली, और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? धारावाही कुंडली कहा जाता है। धारावाही कुंडली हो या लूप हो, हम पढ़ चुके हैं धारा के चुंबकीय प्रभाव में पहले वीडियो में, जब हमने इस यूनिट को शुरू किया था और उसमें बायो-सैवर्ट नियम का डेरिवेशन किया था कि जब किसी तार में धारा बहाई जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये है कि यदि लूप में धारा बह रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसका मतलब है धारावाही लूप या कुंडली चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ की हथेली के नियम से निकलती है, जिसको हम कर्ल लॉ भी कहते हैं, कर्ल रूल भी कहते हैं। इस चित्र में देखिएगा, यदि एक लूप है, इसमें धारा ये आई प्रवाहित हो रही है। यदि हम दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें और उंगलियों को कर्ल करें यानी मोड़ें, तो उंगलियां ऊपर की तरफ मुड़ेंगी। तो जिस दिशा में उंगलियां मुड़ती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस कंडीशन में। और यदि धारा उल्टी दिशा में बह रही है, इस तरफ बह रही है, तो आपका अंगूठा धारा की दिशा में होगा तो उंगलियां नीचे की तरफ कर्ल होंगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ होगी। बड़ा सिंपल सा रूल है। उंगलियों को आप कर्ल कीजिए और अंगूठे को उस दिशा में रखिए जिस दिशा में धारा बह रही है, तो आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से निकाल सकते हैं। ये दाहिने हाथ की हथेली का कर्ल रूल है, इससे इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकलती है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी डेरिवेशन से पहले। अब हम डेरिवेशन करते हैं कि उस लूप से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो ये एक लूप है जिसमें आई धारा बह रही है। आपने बायो-सैवर्ट नियम पढ़ा है। बायो-सैवर्ट नियम केवल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताता है। उससे अल्पांश के कारण किसी तार के छोटे हिस्से, धारा अवयव जिसको कहते हैं, करंट एलिमेंट जिसको कहते हैं, उससे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन पूरी कॉइल से हमको यदि निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस कॉइल को अनेक अल्पांशों में बांटना पड़ेगा, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो हमने इसके दो अल्पांश लिए हैं, एक ये A जिसकी लंबाई dl है और इसके अपोजिट व्यास अभिमुखी स्थिति जिसको कहते हैं, वहां a' लिया है। दोनों की डिस्टेंस जो है इन अल्पांशों की dl है। इसकी त्रिज्या, इस लूप की त्रिज्या r है, कैपिटल R, और इसका केंद्र क्या है? O है। इसके केंद्र O से इसकी x दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये सारा चित्र हमने समझ लिया है, आगे का और हम आगे समझेंगे। तो ये दो अल्पांश हो गए। इस A से इस अल्पांश A से इस बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। इसी तरह A' से दूरी स्मॉल r है जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो यदि हम इस अल्पांश से कैलकुलेट कर रहे हैं तो बायो-सैवर्ट नियम हमने पढ़ा है। किसी अल्पांश के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है dB = μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं।
आई के समानुपाती, डीएल के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, उससे ये रूल बना। तो इसको हम कहते हैं बायो-सेवर्ट नियम। तो इस अल्पांश के कारण तीव्रता का जो परिमाण होगा वो ये आएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला आ गया। अब हम देखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको दे दिया। ये जो थीटा है यहाँ जो आ रहा है वो धारा अवयव ए यानी इस करंट एलिमेंट ए और इसे बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण है। यहाँ पर कोण बनता है, ये एक तरह से स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का जब ये कोण है तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर थीटा की जगह क्या रख देंगे? 90 डिग्री रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमने क्या रख दिया? साइन 90। अब आप लोग जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब है यहाँ 1 आ गया। तो हमारा dB इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। लेकिन ये इस अल्पांश से तीव्रता का क्या आ गया? परिमाण आ गया। चूंकि ये सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, दाहिने हाथ की हथेली के नियम से यदि हम इस अल्पांश के कारण तीव्रता की दिशा निकालें तो वो इन दोनों के तल के लंबवत होती है और वो दिशा होती है PQ। यानी समीकरण 2 में ये जो दिशा है इससे जो निकलेगी चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण dB, इसकी दिशा PQ, इसके लंबवत होती है। तो ये क्या आएगी? PQ आएगी। और इस अल्पांश से A डैश से यदि हम निकालेंगे तो परिमाण तो यही आएगा, क्योंकि दूरी क्या है? R है। दूसरे अल्पांश से भी परिमाण इतना ही आएगा, समीकरण 2 की तरह, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 वहाँ भी बन हो जाएगा, लेकिन दिशा नीचे की तरफ होगी, ये PQ डैश। इस अल्पांश के कारण लंबवत दिशा में, यानी आप यदि इसको देख रहे हैं तो आपकी तरफ दिशा होगी PQ और PQ डैश आपके अपोजिट दिशा होगी, नीचे की तरफ होगी। तो इस तरह से PQ और PQ डैश होगी। अब इस dB को, ये जो dB निकाली है उसको हम 11th में पढ़े हैं, किसी भी सदिश राशि को 2 घटकों में हम वियोजित कर सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट करेंगे हम। चलिए हम यहाँ देखते हैं कैसे कंपोनेंट होंगे। 2 अल्पांशों में, अल्पांशों के कारण, इन दोनों अल्पांशों के कारण जो dB बनी उसको 2 घटकों में हम वियोजित कर सकते हैं। इस अल्पांश के कारण इस अक्ष के लंबवत जो घटक होगा वो होगा dB cos फाई, और इस अल्पांश के कारण भी लंबवत जो घटक होगा इसका वो होगा dB cos फाई। ये अपोजिट दिशा में है और परिमाण में बराबर है। dB cos फाई, dB cos फाई आप देख रहे हैं, एक की दिशा Pn है और एक की दिशा Pn डैश है, तो बराबर और विपरीत दिशा में है। इसलिए ये दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे? निष्फल कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अक्ष के जो समानांतर घटक हैं वो क्या होंगे? dB साइन थीटा, dB साइन फाई। यहाँ ये फाई कोण है, ये वाला कोण फाई है, तो ये भी फाई होगा। तो ये dB साइन क्या है? फाई है। तो इसका A अल्पांश के कारण जो हुआ dB साइन फाई और इस A डैश अल्पांश के कारण हुआ, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? 2 dB साइन फाई। दोनों एक ही दिशा में होने के कारण क्या है? जुड़ जाएंगे। तो इन 2 अल्पांशों के कारण, A और A डैश अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 2 dB साइन फाई। लेकिन ये तो 2 अल्पांशों से निकली, हमें पूरे लूप के कारण निकालना है, तो पूरे लूप को हम ऐसे कई अल्पांशों में बांट सकते हैं। तो गणित में हम जानते हैं जब हम समेशन करते हैं तो उसको कहते हैं हम समाकलन। जब इकट्ठा करते हैं तो क्या निकालते हैं? समाकलन निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब ही होता है इकट्ठा करना। तो गणित में
इकट्ठा निकालने का, बड़ी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या बड़ा निकालें कोई भी चीज़, कार्य हमने छोटा निकाला, अल्प कार्य तो DW लिखते हैं, और संपूर्ण कार्य निकालना है तो DW का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। इस तरह से इस लूप के कारण इस बिंदु B पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो हमें इस समीकरण का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। ऐसे सारे जुड़ जाएंगे। 10 अल्पांश है 10 dB साइन फाई, तो कंप्लीट अल्पांश निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इसका समेशन कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण 2 हमारा क्या था, वो साइन 90 हमने 1 किया था, तो dB इक्वल्स टू क्या आया था, μ0/4 I dl/r²। तो इस dB के स्थान पर हम ये मान रख देंगे। तो अब ये आ जाएगा ये दूसरा समीकरण, और ये हमारा तीसरा समीकरण। हमने दूसरे की वैल्यू यहाँ रखी तो ये आ गया dB साइन फाई, dB की वैल्यू रखी तो ये आया μ0/4 I dl/r² साइन फाई। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब हमें इस पूरे डायग्राम से इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले साइन फाई को देखें, ये फाई है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने यानी फाई के सामने क्या है, ये OA है, और ये वैल्यू क्या है, R है, और कर्ण क्या है, ये AP, और वो वैल्यू क्या है, स्मॉल r है। तो साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी, लंब बटे कर्ण यानी R कैपिटल R/R इस डायग्राम में यानी OAP ट्रायंगल में आप देख सकते हैं। अब हम ये निकाल लिए किसकी, साइन फाई की वैल्यू। अब हमने साइन फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी समीकरण 4 में, तो हमारा ये इक्वेशन इस तरह से हो गया, इंटीग्रेशन μ0/4 I dl/r² साइन फाई की जगह R/R हो गया। अब हम इनमें से कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेंगे। R² से का R से मल्टीप्लाई होगा तो R³ आ जाएगा। μ0/4 कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, केवल DL लंबाई को हमें निकालना है, तो DL इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, 6। अब एक लूप है यानी एक वृत्त है, और वृत्त की पूरी लंबाई कैसे निकलती है, उसकी परिधि से निकलती है। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, तो इस वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो इस लूप की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, सारे अल्पांश जुड़ गए यानी टोटल लेंथ हमको निकालना है, टोटल लेंथ ही उसका इंटीग्रेशन है, समेशन है। तो ये DL की वैल्यू क्या हो गई, 2π कैपिटल R। हमने समीकरण 6 में ये वैल्यू रख दी, तो हमारे इक्वेशन क्या हो जाएगा, μ0/4 I कैपिटल R/R³ इंटू 2π कैपिटल R। अब ये कैपिटल R एक यहाँ है और यहाँ कैपिटल R है, इसको हल करेंगे तो μ0/4 I 2π R²/R³ ये अभी हमारे पास आया। अब हमने क्या करना है कि इसमें ये हमारा 8वां इक्वेशन आ गया। अब हमको क्या करना है, फिर से समकोण त्रिभुज OAP को देखना है। OAP में चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और इजकल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो OA² प्लस OP² इज इक्वल टू क्या होगा, AP²। OA की वैल्यू क्या है, कैपिटल R²। OP की वैल्यू क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x²। और कर्ण कितना है, AP स्मॉल r है, तो स्मॉल r² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, R² प्लस x²। अब स्मॉल r की वैल्यू निकाल लेंगे इससे, तो स्मॉल r निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी √R² प्लस x²। अब यहीं हम RQ की वैल्यू हमको चाहिए स्मॉल RQ की, तो RQ निकाल लेते हैं, क्योंकि रूट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर है ये। अब इसकी त्रिघात यदि निकालना है तो इसमें ऊपर 3 का गुणा होगा तो ये 3/2 हो जाएगी। तो R त्रिघात की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमारा R² प्लस x² की पावर 3/2, 3 का गुणा हो गया इसमें घात में, तो 3 1 जा 3, 3/2 आ गई। ये इक्वेशन 9 आ गया और ये इक्वेशन 8 है। RQ की वैल्यू हमने निकाली, पुट कर दीजिए इक्वेशन 8 में RQ की वैल्यू, तो 8 उड़ने से हमारे पास आएगा μ0/4 I ये 2π R² वैसे ही का वैसा, और ये RQ की जगह हम ये 9 की वैल्यू रख देंगे, समीकरण 9 की, R² प्लस x² की पावर 3/2। ये हमारा 8वां इक्वेशन आ गया।
अब ये जो हमारे पास आया, ये इस लूप के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है, हमने μ0/4 पाई के रूप में लिखा है। आप जानते हैं इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। जो आपने विद्युत में पढ़ा फर्स्ट यूनिट में, इसकी जगह लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 10⁻7। तो इजीली आप रख के और वैल्यू रख के कोई आंकिक सवाल कर सकते हैं। अब यदि इसको और सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये पाई से क्या हो जाएगा, ये पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 आएगा। तो ऊपर आ जाएगा μ0I r² 2r² + x² की पावर 3/2। एनसीईआरटी की बुक में यहां तक दिया है, ये भी सही है। ऊपर μ0/4 पाई कांस्टेंट के रूप में आप लिख दें, और ये भी सही है। ये तो एक लूप से निकली। लूप के कारण यदि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो यहां तक आएगा। अब आप जानते हैं, मैंने शुरू में ही बताया वीडियो के कि कुंडली का मतलब हो कि उसमें कई फेरे हों। यदि वृत्ताकार लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली है तो इस संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक लूप के कारण ये है। तो कई लूप हैं और n फेरे हैं, तो यहाँ कैपिटल N का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा B = n μ0I r² 2 r² + x² की पावर 3/2। इस रूप में यदि लिखना है तो यहाँ कैपिटल N का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस रूप में निकाल देंगे। अब बात आती है इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसकी दिशा क्या होती है, अक्ष की दिशा में। यदि कुंडली में धारा की दिशा वामावर्त है, वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो दिशा अक्ष के अनुदिश ये बाहर की तरफ होती है। ये अनुदिश हुआ और इसमें बाहर की तरफ दिशा होगी। और यदि ये क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, इस डायरेक्शन में है, तो ये अंदर की तरफ होती है, अक्ष के अनुदिश अंदर की तरफ। ये सारा का सारा दाहिने हाथ की हथेली के नियम से निकलता है। कुल मिला के यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर, और यदि क्लॉकवाइज है तो अक्ष के अनुदिश अंदर की ओर दिशा होती है। तो इस तरह से हमने आज ये डेरिवेशन किया अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। आप ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।